नमस्कार दोस्तों, नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपके टेक्निकल हेल्पर के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखिए आज का इस टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों बताना है 3 फेज सप्लाई की तुलना में सिंगल फेज सप्लाई के लिए कौन सा सही है। बताना है दोस्तों 3 फेज सप्लाई की तुलना में सिंगल फेज सप्लाई के लिए कौन सा सही है। ऑप्शन देखिए, सिंगल फेज में मशीनरी की कम लागत, बी है कम विश्वसनीयता, सी है आवश्यक कम मात्रा में कंडक्टर सामग्री, डी है बेहतर पावर फैक्टर और दक्षता। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए कि 3 फेज सप्लाई की तुलना में बताना है सिंगल फेज सप्लाई के लिए कौन सा सही होगा, सिंगल फेज सप्लाई के लिए कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल फेज सप्लाई जो होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें कम विश्वसनीयता होती है। क्या होती है दोस्तों, कम विश्वसनीयता होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, बी। अब यहाँ से देखिए ए ऑप्शन को पढ़िए, सिंगल फेज में मशीनरी की कम लागत, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। सी देखिए, आवश्यक कम मात्रा में कंडक्टर सामग्री, यानी कंडक्टर की क्या कम आवश्यकता पड़ती है, नहीं। या क्या सिंगल फेज में कोई लागत कम होती है, नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। बेहतर पावर फैक्टर और दक्षता, नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो देखिए 3 फेज सप्लाई की तुलना में देखेंगे तो सिंगल फेज जो सप्लाई है कौन सा सही होगा, कम विश्वसनीयता। यानी सिंगल फेज सप्लाई में क्या होती है दोस्तों, कम विश्वसनीयता होती है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों बताना है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के हृदय के रूप में किसे जाना जाता है। बताना है दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्र के हृदय के रूप में यानी हार्ट के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, स्टीमर, टरबाइन, सी है रिएक्टर और डी है कूलिंग टावर। दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जो हार्ट है, हृदय है, वह कौन सा होता है दोस्तों, रिएक्टर। कौन सा होता है दोस्तों, रिएक्टर। कौन सा होगा दोस्तों, रिएक्टर। रिएक्टर इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। कौन सा होता है दोस्तों, रिएक्टर। रिएक्टर क्या कार्य करता है दोस्तों, ये परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र होता है उसमें क्या करता है, परमाणु जो प्रतिक्रिया होती है उसको नियंत्रित करता है, परमाणु प्रतिक्रिया को क्या करता है, संचालित करता है। कहीं कार्य रिएक्टर के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर को क्या बोला जाता है, परमाणु ऊर्जा का हृदय। ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चाप के विलुप्त के तुरंत बाद ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट में दिखाई देने वाला वोल्टेज को कहा जाता है। दोस्तों बताना है चाप के विलुप्त होने के तुरंत बाद ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट में दिखाई देने वाले वोल्टेज को कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, प्रतिबंधित वोल्टेज, बी है रिकवरी वोल्टेज, सी है सक्रिय रिकवरी वोल्टेज, डी है आर्क वोल्टेज। तो दोस्तों चाप यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये एक आर्क है। तो आर्क के विलुप्त होने के तुरंत बाद जो ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट होते हैं उनमें दिखाई देने वाला जो वोल्टेज होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है प्रतिबंधित वोल्टेज। ध्यान रखिए कौन सा होता है दोस्तों, प्रतिबंधित वोल्टेज। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। ध्यान रखें, सर्किट ब्रेकर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि आर्क के विलुप्त होने के तुरंत बाद जो ब्रेकिंग कॉन्टैक्टरों में जो दिखाई देने वाला जो वोल्टेज होता है उसे बोलते हैं दोस्तों प्रतिबंधित वोल्टेज। ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से देखिए सर्किट ब्रेकर से कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों ब्रेकिंग करंट क्या होती है। दोस्तों ब्रेकिंग करंट क्या होगी, तो ब्रेकिंग करंट जो होती है दोस्तों वो होती है कि सर्किट ब्रेकर जिस करंट पर क्या होता है, ओपन होता है, यानी जिस सर्किट ब्रेकर जिस करंट पर क्या हो जाता है, ओपन होता है या उसके टर्मिनल ओपन हो जाते हैं तो उस करंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रेकिंग करंट। दोस्तों मेकिंग करंट क्या होती है, मेकिंग करंट वह मैक्सिमम करंट होती है जिस पर क्या होता है, अधिकतम सहन करने वाली, यानी अधिकतम सहन करने वाली करंट होती है। सर्किट ब्रेकर की अधिकतम सहन करने वाली करंट को क्या बोला जाता है, मेकिंग करंट। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एक पूछा जाता है सर्किट ब्रेकर की जो मेकिंग करंट जो क्षमता होती है वो किस प्रकार से होती है दोस्तों, वो होती है MVA में, मेगावोल्ट एम्पियर में। तो ये ध्यान रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर्ज एब्जॉर्बर के लिए कौन सा कथन गलत है? सर्ज एब्जॉर्बर के लिए कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखिए, बाहरी आंतरिक घटनाओं के कारण विद्युत उपकरण को अधिक वोल्टेज वाले ट्रांजिस्टर से बचाने के लिए उपकरण। बी है, लहर के सामने की लहर की स्थिरता बढ़ाई। सी है, कम वोल्टेज की आवर्ती दोलनों के खिलाफ सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। डी है, सर्ज अरेस्टर को आमतौर पर कंडक्टर कोर सीधे बिजली गिरने से बचाने के लिए नहीं बनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, सर्ज एब्जॉर्बर जो होता है, कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। सर्ज एब्जॉर्बर का कौन सा कथन गलत होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा? बी, लहर के सामने की लहर की स्थिरता बढ़ाए, ऐसा कार्य नहीं किया जाता है। और दोस्तों ए ऑप्शन देखेंगे, बाहरी आंतरिक घटनाओं के कारण विद्युत उपकरणों की अधिक वोल्टेज वाले ट्रांजिस्टर से बचाने के लिए उपकरण नहीं। कौन सा गलत है? गलत बताना है दोस्तों। तो ये तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये इस प्रकार की क्रिया तो होती है। और सी देखिए, कम वोल्टेज की आवर्ती दोलनों के खिलाफ सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये भी राइट है। सर्ज अरेस्टर का आमतौर पर कंडक्टर को सीधे बिजली गिरने से बचाने के लिए नहीं बनाया गया है। दोस्तों ये भी सही है। ये जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों, इसके आधार पर ही एक इसरो के पेपर में क्वेश्चन बनाया गया था, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्ज एब्जॉर्बर से कौन सा कथन गलत है, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? बी। बी इसका क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। यानी लहर के सामने की लहर की स्थिरता बढ़ाना, यानी लहर क्या है कि दोस्तों इसमें आवर्ती के सामने की आवर्ती की स्थिरता बढ़ाना, इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है। दोस्तों ये कौन सा है? गलत होगा। तो यही इसने क्या पूछा है, इसमें आंसर पूछा है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। ऑप्शन देखिए, यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन, सर्किट का कौन सा हिस्सा होता है जिसमें एक कंडक्टर होता है जो आसानी से पिघल जाता है, और जब करंट पूर्ण निर्धारित मूल्य से अधिक हो जाता है तो कनेक्शन टूट जाता है। दोस्तों बताना है सर्किट ब्रेकर का कौन सा हिस्सा होता है जो एक कंडक्टर होता है जो आसानी से क्या हो जाता है? पिघल जाता है, और जब करंट पूर्ण निर्धारित मूल्य से अधिक हो जाता है तो कनेक्शन टूट जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, आइसोलेटर, परिपथ वियोजक। सी है, पुनः प्रायोजित फ्यूज। डी है, एयर ब्रेक स्विच। दोस्तों ये एक क्या होता है? चालक कंडक्टर होता है। कौन सा होता है दोस्तों? फ्यूज। फ्यूज इसका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। कौन सा होगा दोस्तों? फ्यूज इसका क्या होगा? राइट आंसर। फ्यूज क्या होता है? यहाँ से देखिए, यानी सर्किट को क्या करता है? ये खोलने का कार्य करता है। यानी जब यहाँ से देखिए प्रोटेक्शन देता है, ये कौन से देता है दोस्तों? शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से क्या करता है दोस्तों? ये सर्किट को क्या करता है? जलने से बचाता है। यहाँ से देखेंगे आइसोलेटर। दोस्तों आइसोलेटर एक प्रकार का क्या होता है? ये एक प्रकार का नो लोड ऑन ऑफ स्विच होता है। दोस्तों क्या होता है? आइसोलेटर होता है एक प्रकार का नो लोड क्या होता है? स्विच होता है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं दोस्तों? इसका प्रयोग किया जाता है ट्रांसमिशन लाइनों में किया जाता है। ये ध्यान रखिए। परिपथ वियोजक क्या होता है? सर्किट ब्रेकर। ये क्या करता है दोस्तों? शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से क्या करता है? परिपथ की सुरक्षा करता है। तो ये ध्यान रखिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिशात्मक संयम के साथ एक ओवर करंट रिले कौन सा है? बताना है दोस्तों, दिशात्मक संयम के साथ एक ओवर करंट रिले जो होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए, प्रतिबाधा रिले। बी है मोह रिले। सी है प्रतिक्रिया रिले। और डी है अधिक करंट रिले। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि दिशात्मक संयम के लिए ओवर करंट रिले कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन को, प्रतिबाधा रिले जो होती है दोस्तों, ये मध्यम जो संचरण जो लाइनें होती है, मध्यम वोल्टेज की जो संचरण लाइनें होती हैं दोस्तों, मध्यम दूरी की जो संचरण लाइनें होती हैं
उनमें क्या किया जाता है, प्रतिबाधा रिले, इम्पीडेंस रिले का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइनें होती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइनें होती है उसमें कौन सी रिले प्रयोग की जाती है, मोहर रिले। और लघु संचरण जो लाइनें होती हैं दोस्तों, लघु संचरण जो लाइनें होती है उसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है, प्रतिक्रिया रिले। अधिक करंट रिले जो ये है, ये क्या है, ओवरलोड, ओवर करंट यानी अधिक करंट, यानी अधिक करंट रिले होती है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, दिशात्मक संयम के लिए कौन सा ओवर करंट रिले होता है, वो होता है सी। कौन सा होता है दोस्तों, प्रतिक्रिया रिले। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, रिएक्टेंस रिले, रिएक्टेंस रिले दोस्तों क्या बोला जाता है इसको, रिएक्टेंस। कौन सी होती है दोस्तों, रिएक्टेंस रिले। जबकि प्रतिबाधा कौन सी दोस्तों, इम्पीडेंस रिले। ध्यान रखिए, जो प्रतिक्रिया रिले जो है, प्रतिक्रिया जो रिले हैं ये कहाँ पर प्रयोग की जाती है दोस्तों, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लघु यानी लघु संचरण लाइनों में इसका क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। और देखिए यहाँ से पूछेंगे, यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग जो ट्रांसमिशन लाइनें होती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइनों में कौन सा प्रयोग लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रयोग किया जाता है दोस्तों मोहर रिले। और मध्यम दूरी की जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उसमें कौन सा लेते हैं दोस्तों, प्रतिबाधा रिले। इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक आदर्श वोल्ट मीटर के लिए पथ प्रदान करता है दोस्तों, एक आदर्श वोल्ट मीटर के लिए पथ प्रदान करता है। ऑप्शन देखिए, अधिकतम करंट, बी है न्यूनतम करंट, सी है न्यूनतम वोल्टेज, डी है अधिकतम वोल्टेज। दोस्तों एक आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है वह के लिए पथ प्रदान करता है। तो दोस्तों आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है वो पथ प्रदान करता है न्यूनतम करंट के लिए। दोस्तों यहाँ से पूछा जाए आदर्श वोल्ट मीटर का, यहाँ से देखिए दोस्तों वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछा जाए तो क्या होता है दोस्तों, उच्च। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध के बारे में पूछा जाए तो क्या होता है दोस्तों, अनंत। तो प्रतिरोध उसका क्या होता है दोस्तों, अनंत। तो अनंत है तो धारा क्या होगी दोस्तों, शून्य। हम क्या बोल सकते हैं, न्यूनतम करंट। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, बी, न्यूनतम करंट। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक न्यूट्रल वायर सिस्टम में न्यूट्रल वायर सिस्टम के बिना 6 फेज और 6 तार को मापने के लिए कितने वाट मीटर की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसमें बताना है वाट मीटरों की संख्या। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर बिना न्यूट्रल वायर है, यानी न्यूट्रल वायर सिस्टम के बिना कितने हैं, 6 फेज और 6 तार वाला क्या है सिस्टम है। इसको हम कितने वाट मीटर के द्वारा हम इसको माप सकते हैं, इसके बारे में बताना है दोस्तों। ऑप्शन देखिए 3, 4, 5, 6। कितने होंगे दोस्तों, 5 होंगे। कितने वाट मीटर की आवश्यकता होगी दोस्तों, 5 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। जैसे 3 फेज लोड के लिए जब हम पावर का मापन करते हैं तो वहाँ पर कितने वाट मीटर की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, 2 वाट मीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कितनी होगी दोस्तों, 5 वाट मीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लॉस ऑफ चार्ज मेथड का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। बताना है दोस्तों, लॉस ऑफ चार्ज मेथड का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखिए, उच्च प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध, कम अधिष्ठापित। बताना दोस्तों, लॉस ऑफ चार्ज मेथड जो है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। लॉस ऑफ चार्ज मेथड का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, उच्च प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कम प्रतिरोध के लिए क्या होता है दोस्तों, केल्विन ब्रिज जो होता है दोस्तों, केल्विन ब्रिज जो होता है वो कौन से रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है, कम प्रतिरोध को मापने के लिए। मध्यम प्रतिरोध का हम कहाँ किसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, मध्यम प्रतिरोध का हम प्रयोग कर सकते हैं ओम मीटर, केल्विन ब्रिज के द्वारा भी हम माप सकते हैं। उच्च प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूर्ण संधारित्र को मापने के लिए कौन सा अधिक उपयुक्त है। दोस्तों बताना है, पूर्ण संधारित्र को मापने के लिए कौन सा अधिक उपयुक्त है। पूर्ण संधारित्र को मापने के लिए कौन सा अधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन देखिए, ओवन का ब्रिज,
बी है एंडरसन का ब्रिज, डी सी है डी सोटी का ब्रिज, डी है हे का ब्रिज। पूर्ण संधारित्र को मापने के लिए दोस्तों कौन सा उपयुक्त होगा? तो देखिए पूर्ण संधारित्र को मापने के लिए कौन सा अधिक होगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए कौन सा अधिक उपयुक्त होगा? डी सोटी का ब्रिज। कौन सा होगा दोस्तों? डी सोटी का ब्रिज। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? सी। और दोस्तों ओवन का जो ब्रिज होता है, एंडरसन का जो ब्रिज होता है, हे जो ब्रिज होता है दोस्तों, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? कोयल की जो क्वालिटी फैक्टर जो होता है, क्वालिटी फैक्टर का मापन करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखिए। शेयरिंग ब्रिज से दोस्तों धारिता का मापन किया जाता है। और यहाँ से देखिए पूर्ण संधारित्र को मापने के लिए कौन सा उपयुक्त होगा? डी सोटी का ब्रिज। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डिजिटल उपकरणों के लिए गलत कथन कौन सा है? बताना दोस्तों, डिजिटल उपकरणों के लिए कौन सा कथन गलत होगा? ऑप्शन देखिए, सबसे खराब संकल्प, बी है बेहद सटीक, सी है बेहतर पठनीयता, डी है ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है। दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे, जब ऑप्शनों को आप अच्छी तरह से देखेंगे कि डिजिटल जो उपकरण होते हैं उनमें देखिए ऊर्जा की खपत भी क्या होती है? बहुत कम होती है। और यहाँ से देखिए पठन जो इसका जो पाठ्यांक होता है वो दोस्तों क्या रहता है? जैसे हम की रीडिंग लेते हैं तो क्या होती है दोस्तों? सटीक रीडिंग आती है। और यहाँ से देखिए बेहद सटीकता से इसका क्या होता है? हम इसका क्या कर सकते हैं? पठन किया जा सकता है। और यहाँ से देखिए ए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कौन सा कथन गलत है? यानी रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है डिजिटल उपकरणों के लिए, तो कौन सा होगा? सबसे खराब संकल्प। संकल्प दोस्तों इसमें क्या है? एक इसका रेजोल्यूशन होता है दोस्तों। संकल्प को क्या बोला जाता है? रेजोल्यूशन। इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? ए। इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। BS 7671 के अनुसार 500 वोल्ट DC के इंसुलेशन परीक्षण वोल्टेज में आवश्यक न्यूनतम प्रतिरोध क्या है? दोस्तों बताना है इंसुलेशन परीक्षण जो होता है, इंसुलेशन परीक्षण के लिए बताना है आवश्यक न्यूनतम वोल्टेज कितना होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितना होता है ये सभी को पता है? 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा? 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इलेक्ट्रोमैग्नेट डंपिंग का उपयोग किस मीटर में किया जाता है? दोस्तों बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो डंपिंग होती है, यानी डैम्पिंग जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डैम्पिंग होती है उसका किस मीटर में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, फ्लक्स मीटर, बी है मूविंग आयरन मीटर, सी है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, डी है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, PMMC। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डैम्पिंग होती है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डैम्पिंग होती है उसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो ध्यान रखिए, फ्लक्स मीटर में। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? फ्लक्स मीटर में। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? ए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डैम्पिंग होती है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? फ्लक्स मीटर में। आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए मूविंग आयरन का सिंबल भी पूछ सकता है, मूविंग कोयल का सिंबल भी पूछ सकता है। तो यहाँ से ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार टेक्निकल हेल्पर के अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मूविंग आयरन का सिंबल पूछा गया। कई एग्ज़ामों में सिंबल से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप इनके सिंबल भी ध्यान रखिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शेयरिंग ब्रिज द्वारा किस प्रकार का मापन नहीं किया जाता? दोस्तों बताना है शेयरिंग ब्रिज के द्वारा किस प्रकार का मापन नहीं किया जाता है। ऑप्शन देखिए, शेयरिंग ब्रिज जो होता है कैपेसिटेंस का क्या करता है? ऐसा देखिए मापन किया जाता है। और देखिए परमिटिविटी का भी क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आगामी क्वेश्चनों में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉक्स भी इसी से मापा जाता है। शेयरिंग ब्रिज जो होता है दोस्तों, कैपेसिटेंस भी इसे मापा जाता है, परमिटिविटी भी इसे मापी जाती है, और डाइलेक्ट्रिक लॉक्स भी इसे मापा जाता है। यहाँ पर देखेंगे हाई रेजिस्टेंस। दोस्तों हाई रेजिस्टेंस जो होता है वो किससे मापते दोस्तों? वो मापा जाता है दोस्तों, किससे मापते हैं? हम ओम मीटर से भी मापन कर सकते हैं। और साथ में देखिए किससे किया जाता है? हाई रेजिस्टेंस का मापन किससे करते हैं दोस्तों?
हाई रेजिस्टेंस का मापन करते हैं ओम मीटर के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ से देखिए, कोयल के गुणवत्ता कारक को मापने के लिए किस प्रकार का पुल उपयुक्त नहीं है। बताना है कोयल का जो गुणवत्ता कारक जो होता है दोस्तों, क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो कौन से ब्रिज के द्वारा नहीं माप सकते। तो ऑप्शन देखिए, एडरसन ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज, हे ब्रिज, ओवन ब्रिज। दोस्तों अभी हमने देखा कि एडरसन ब्रिज जो होता है इसके द्वारा क्या मापते हैं, कोयल के गुणवत्ता कारक को मापा जाता है। यानी कोयल का जो क्वालिटी फैक्टर होता है उसका मापन किससे किया जाता है, एडरसन ब्रिज से। और हे ब्रिज जो है दोस्तों, हे ब्रिज से भी क्या किया जाता है, कोयल का गुणवत्ता कारक मापा जाता है। ओवन ब्रिज से भी क्या किया जाता है दोस्तों, कोयल के गुणवत्ता कारक को मापा जाता है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, उपयुक्त नहीं है। कौन सा नहीं होगा, मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज। ये चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखिए। यहाँ से पूछ लिया जाता आवर्ती का मापन दोस्तों, तो आवर्ती का मापन कौन सा होगा दोस्तों, वेन ब्रिज। वेन ब्रिज के द्वारा क्या किया जाता है, आवर्ती का मापन किया जाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।